मेरे 15 साल नंद रोज स्कूल से मेरे लिए कुल्फी लेकर आती और कहती, भाभी मैं बहुत प्यार से आपके लिए लाई हूँ, आप अभी खाए। कुल्फी खाते ही मेरे कपड़े पसीने से शराबोर हो जाते और रात को जब मेरा शौहर करीब आने लगता तो बदबू की वजह से वो नंद के कमरे में चला जाता। मैं बहुत हैरान होती कि कुल्फी में ऐसा क्या है। एक रात जब मेरा शौहर मेरी नंद के कमरे में गया तो मैंने उनका पीछा किया। ये देखते ही मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरी नंद तो शौहर की पहली। मेरा नाम राबिया है। शायद मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हूँ। मेरे साथ ऐसा खेल खेला गया कि जिसको ये बात बताई तो वो यही कहता कि इसमें तुम्हारी गलती है। गलती मेरी हो या किसी और की, ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। जो कुछ मैंने देखा और सुना इस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसान बहुत अजीब मखलूक है। ये मरने से डरता है फिर भी हथियार बनाता है। इसे मौत से डर लगता है लेकिन कभी कभी अपने हाथों से जहर का प्याला भी पी जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जानते बूझते आग में कूद गई थी। फिर ये कैसे हो सकता था कि मुझे तकलीफ ना होती। मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद थी। मेरे बाबा ने मेरी शादी भी करवाई तो मेरी पसंद के शख्स से, जो बहुत ही अमीर और मेरी तरह एक बिजनेसमैन का बेटा था। लेकिन इससे शादी करके मेरे साथ निहायत ही बुरा हादसा हुआ। वो शख्स कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता था और मुझे बुरी तरह डांटता, बुरी बुरी बातें सुनाता था, जिससे मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो जाती। लेकिन फिर भी सोचती कि कोई बात नहीं, ये मेरा शौहर है, वो भी मेरी पसंद का, सब कुछ ठीक था। हमारे पास पैसे, घर था, घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। मुझे किसी भी चीज़ की आरजू बाकी नहीं थी। मुझे मोहब्बत चाहिए थी लेकिन वो शख्स मुझे मोहब्बत नहीं देता था। एक दिन हम एक बहुत खूबसूरत इलाके की सैर का प्रोग्राम बनाकर घर से निकले। हम रास्ते में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं। सिर्फ दौलत बाहर के मुल्क के टूर और शॉपिंग से ही नहीं कुछ होता। लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि फिर तुम ये सब कुछ किसी को दे दो और एक छोटी सी झोंपड़ी में जाकर रहो। वहाँ तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाएंगी। जब तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम कहोगी दौलत ही सब कुछ है। गुर्बत से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती और गरीबी से बड़ा कोई अजाब नहीं होता। हम अमीर लोग जब उदास होते हैं तो यही सोचते हैं कि काश हम गरीब होते। लेकिन जो गरीब होता है इससे पूछो कि गरीब होना कितना मुश्किल है। वो इन्हीं बातों में लगा हुआ था कि रास्ते में इसको नींद आ गई और हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। मेरा शौहर वक्त रहते गाड़ी से निकल गया और अपनी जान बचा ली, जबकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट गईं। 2 महीने तक मैं अस्पताल में थी। अहमद को वहीं देखा था, वो वार्ड बॉय था। इधर और लोगों की गंदगी उठाया करता था, लेकिन वह शक्ल से पढ़ा लिखा लगता था। ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही हसीन पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन मजबूरी में ये काम कर रहा है। मेरे कमरे में भी इसकी ड्यूटी थी। जब भी आता तो आकर मेरी खैरियत का पूछता। जाने क्यों मुझे इससे उन्स होने लगा। जब मेरे शौहर को पता चला कि अब मैं कुछ अर्सा तक नहीं चल सकती और शायद कभी माँ ना बन सकूं, तो उसने मुझे तलाक दे दी। पर मैं इस बात से लड़ी और फिर से चलने के काबिल हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि माँ नहीं बन सकती तो मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। अहमद ने ही मुझे बचाया और कहा, आप क्यों मरना चाहती हैं? मैंने कहा, मेरा कोई नहीं है और कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अहमद ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं गरीब इंसान हूँ। आप मेरी मोहब्बत को क्या समझेंगी? लेकिन अगर आप मोहब्बत की बात कर रही हैं तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जाने मुझे क्या हुआ, मैं बीमार थी, उलझी हुई थी, जज्बाती हो चुकी थी। मैंने अहमद से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। मेरे वाले साहब कभी नहीं चाहते थे कि मेरी एक और शादी हो, और वो भी अहमद जैसे गरीब इंसान से। लेकिन जो हादसा हो चुका था मेरे साथ, इसके बाद मैंने अपने वालिद से कहा कि जो मैं चाहती हूँ मुझे करने दें, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें। मैंने एक अमीर और पढ़े लिखे खूबसूरत इंसान से शादी की थी। फिर उसने मेरे साथ क्या किया, वो तो अपनी जान बचाकर भाग गया। और जब उसे पता चला कि मैं इसके साथ देने के काबिल नहीं रही तो उसने मुझे तलाक दे दी। अगर अमीर इंसान की मोहब्बत ऐसी होती है, बाबा, तो मुझे किसी भी इंसान से शादी नहीं करनी। मैं अब एक गरीब और आम इंसान की मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि इस मोहब्बत से मुझे दुख नहीं मिलेगा। ऐसा दुख तो कभी भी नहीं जैसा मुझे मेरे शौहर ने दिया। लेकिन मैंने इसे बता दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। उसने कहा था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं। हम किसी बच्चे को ले लेंगे। वैसे भी मेरी एक बहन है जिसको मैं हमेशा अपनी बेटी समझ के पाला है। बस हम लोग हैं, यही हमारा खानदान है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अहमद से शादी कर ली और मैं इसके घर में आ गई। इसका घर बहुत ही छोटा सा था और सच कहूँ तो मेरा घाम घुटने लगा था। इसकी बहन का नाम मारिया था। इसकी उम्र 16 साल होगी। बहुत प्यारी थी। मुझे देखकर इतनी खुश हुई। वो भाभी भाभी कहती मेरे आसपास घूम रही थी। स्कूल को भी जाया करती थी। मैंने अहमद को कहा कि अगर हम कोई और घर ले लें। अहमद इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि नहीं, हमें यहीं रहना होगा। मुझे इसकी खुददारी अच्छी लगी, लेकिन मैंने इसे समझाया कि अपना नहीं तो मारिया का सोचो। वो तो चाहती होगी ना कि अच्छे घर में रहें। और फिर तुमने खुद ही कहा था कि अब हम एक फैमिली हैं, तो क्या मैं तुम्हारे और मारिया के लिए कुछ नहीं कर सकती? और फिर मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगी ना। इस बात पर अहमद हंस दिया और कहने लगा तुम्हें तो खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। गरीब इंसान की मोहब्बत और इश्क और अमीर इंसान की मोहब्बत में बहुत फ़र्क था। मुझे अहमद की मोहब्बत अच्छी लगती थी। वो मेरी तारीफ़ किया करता था, मुझे अच्छा कहता था। मैंने अपने अहमद और मारिया के लिए अपने हिस्से की दौलत से एक घर लिया। वो घर बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े बंगले में भी मैं रहना नहीं चाहती थी। मुनासिब सा घर था। ज़िंदगी की सहूलियत से आरास्ता करके हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। मेरी इन दिनों दवाइयाँ भी चल रही थी और आराम भी। इसलिए मैंने अहमद से अभी तक अपने रिश्ते का आगाज़ नहीं किया था। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि मेरा किस कदर ख्याल रख रहा था और मेरा लिहाज भी कर रहा था। इसका कहना था कि सारी ज़िंदगी का साथ है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी सेहत ज़रूरी है, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। कुछ दिन बाद मैंने अहमद से कहा कि हमें एक छोटी सी गाड़ी ले लेनी चाहिए। अहमद ने कहा कि क्या ज़रूरत है गाड़ी लेने की, वैसे भी मारिया ने पैदल स्कूल जाना होता है। अस्पताल तो घर से वैसे ही करीब है, मैं खुद ही चला जाया करूँगा। जब तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो टैक्सी मंगवा लिया करेंगे। लेकिन फिर मैंने इसे समझाया कि घर की सवारी होगी तो आसानी रहेगी। मेरी तबीयत का भी कुछ पता नहीं चलता। हमने गाड़ी की बात मारिया को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। कहने लगी कि मेरी पसंद का कलर लेना। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी पसंद का ही ले लेंगे। फिर हमने गाड़ी भी ले ली। इस तरह मैंने अहमद को ये कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और मेरे वाले साहब इसे किसी अच्छी जगह पर नौकरी दिलवा देंगे। इस बात पर वो गुस्सा हो गया कि क्या वो सारा कुछ मुझसे ही लेता रहेगा। तो मैंने इससे कहा कि मियाँ बीवी के दरमियान में कोई हिसाब किताब नहीं होता। मियाँ बीवी तो एक दूसरे के हमसफ़र होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वार्ड में काम करते रहो। वहीं पर तुमने मुझे पसंद किया था। मैंने कहा हाँ, तुम्हें पसंद किया था और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा काम करो जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तुमने बीए किया हुआ है, ये काम करना तो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हें अच्छी ऑफिस जॉब मिल सकती है। मैंने अपने वाला साहब से कहकर अहमद के लिए एक अच्छी जॉब लगवा दी। हमारी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। हमारे पास घर भी था, गाड़ी भी और अहमद की जॉब भी बहुत अच्छी जगह पर लग चुकी थी। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा हम तो हैरान हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। मैंने कहा ये सब मोहब्बत की वजह से हुआ है। मेरे शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती हूँ? तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, अब आप ऐसा कर सकती हैं। आप नॉर्मल हैं, कोई मसला नहीं है, आप ठीक हैं। लेकिन इसी दिन मेरी नंद मेरे लिए स्कूल से एक कुल्फ़ी लेकर आई। कहने लगी ये हमारे स्कूल की बहुत ही मशहूर कुल्फ़ी है, इसको लेने के लिए लाइन लगती है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए लाई हूँ, जल्दी से खा लें। कसम से भाभी, इतनी मेहनत की मैंने तब जाकर ये मिली। मुझे मेरी मासूम सी नंद पर बहुत प्यार आया। वो तो मेरी छोटी बहनों जैसी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने वो कुल्फ़ी खा ली। लेकिन जब रात हुई तो नहायत अजीब हरकत हुई। मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हम शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तो इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसने मेरा हाथ अपने नाक पर रख लिया। मैंने इससे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो कहने लगा तुमसे बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। इतनी बदबू आ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। भला कौन सा शौहर बीवी को ऐसे कहता है? अगर ऐसा हो भी तो लोग लिहाज कर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात तो कोई किसी को नहीं करता। लेकिन शायद इसे बहुत सख्त बदबू आ रही थी, क्योंकि वो नाक से हाथ हटा नहीं रहा था।
اس کا کہنا تھا کہ ناقابل برداشت ہے۔ نہیں تو میں تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا تم جا کر نہا لو اور نہا کر سو جاؤ۔ مجھے صبح جلدی کام پر جانا ہے، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ اور جا کر ماریہ والے کمرے میں سو گیا۔ واقعی بدبو آ رہی تھی، لیکن یہ کس قسم کی بدبو تھی میرے جسم سے؟ آج تک ایسی بو نہیں آئی تھی۔ میں تو اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ اگلے دن پھر میری نند میرے لیے کلفی لے کر آئی۔ وہ روز ہی لایا کرتی تھی، مجھے بھی بہت مزے کی لگتی تھی۔ میں نے کھا لی، دن گزر گیا، لیکن بس
मैंने कुल्फी भी नहीं खाई। रात को मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। मैंने पिछली रात के लिए अपने शौहर को माफ़ नहीं किया था और मैं इससे बहुत नाराज़ थी। मेरा शौहर कमरे में आया और वो हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन जब बाथरूम में था तो मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म से कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। मैंने हाथ खुश हुई। मैंने बार बार चेक किया, कुछ भी नहीं था। वो बाथरूम से निकला तो मैंने इससे कहा, देखें आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके तासरात बदले। मैंने इसका हाथ थामा और कहा कि चले आए, मेरे पास बैठे। आज तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ ही उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगा, तुम अपनी आदी हो गई हो। ऐसा होता है कि इंसान जब मुसलसल किसी बू के जेर असर रहे तो इसको आदत हो जाती है। अभी वो बदबू आ रही है। मेरा शौहर वहाँ से चला गया और इस दफ़ा ऐसा किया कि जैसे अगर एक पल के लिए कमरे में रहा तो इसको कुछ हो जाएगा। मैं फिर से रोने लगी क्योंकि मुझे तो आज बू नहीं आ रही थी। अगले दिन मैं अपने शौहर से नाराज़ होकर अपने घर चली गई। लेकिन अपने वालिद साहब को ये नहीं बताया कि नाराज़ होकर आई हूँ। बस यही कहा कि आपके साथ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। मैं हैरान थी कि जब मैं अपने घर में थी तब से मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। और वो दूसरी बात जो मुझे हैरान कर रही थी कि मेरा शौहर मुझे लेने नहीं आ रहा था, जैसे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी मेरे शौहर को। मेरा शौहर मुझे ना मैसेज कर रहा था, ना लेने आ रहा था, ना उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों चली गई। तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन यहीं रुक जाऊं, चेक करूं कि ऐसा यहाँ होता है या नहीं। वो झूठ नहीं बोल रहा था कि मुझे खुद भी अपने आप से वही बदबू आती थी। लेकिन मैंने ऐसा किया कि मुझे अपने वालिद साहब के घर में वो बू ना आई। मैं नहाई भी नहीं थी, यहाँ मैंने मुंह हाथ भी ना धोया और अपनी नौकरानी से पूछा कि अपने वालिद साहब से ऐसी बात नहीं कर सकती थी। नजमा, क्या मुझसे कोई गंदी बू आ रही है? मेरी नौकरानी मुझे बहुत पहले से जानती थी। उसने कहा, बीबी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपसे तो खुशबू आती है। अमीर लोगों से भला बदबू आती है क्या? वो तो गरीबों से आती है। मैंने इसे समझाया कि ऐसे नहीं कहते, किसी से बदबू नहीं आती। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। मैंने इसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मैं समझती थी कि मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा था, क्योंकि अगर मसला मेरे साथ था तो फिर ये मसला इस घर में आकर ख़त्म क्यों हो गया था। मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करती थी इस घर में कि वहाँ ऐसा होता था। मैं खाना बनाया करती थी, ये सच है, लेकिन मैं कोई काम नहीं करती थी। इस काम के लिए नौकरानी रखी हुई थी। सिर्फ एक काम था जो मेरी रूटीन से हट कर था। वो था मेरी नंद की लाई हुई कुल्फ़ी खाना। वो रोज़ मेरे लिए लाती थी और हैरानी की बात यह थी कि जब तक वो कुल्फ़ी में खा ना लेती वो मेरे सर पर ही खड़ी रहती थी। एक दिन नहीं खाई थी तो मुझसे बोली तक नहीं थी। और इसके बाद से यह सब हो रहा था। जब मेरे शाम को मुझसे मसला हो जाता तो वो जाकर मेरी नल के कमरे में ही क्यों सोता था, जबकि हमारे घर में एक बैठक भी मौजूद थी। मेरी नंद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो क्या चाहती थी कि मैं इसके भाई की ज़िंदगी से चली जाऊं, जबकि मेरे इसकी ज़िंदगी में आने के बाद से इनके हालात भी अच्छे हो गए थे। मैं इसके लिए इतनी अच्छी चीज़ें इसे तोहफे में देती, इसे अपनी छोटी बहन समझती थी। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? एक दिन मैंने इसे कुल्फ़ी लेकर एक तरफ रख दी और जाकर इसका टेस्ट करवाया। लेबॉर्ट्री वाला मुझे हैरान होकर देखने लगा। उसने मुझे बताया कि इसमें नहायत ही बदबूदार किस्म की चीज़ डाली गई है, जिसको खाते ही इंसान के सारे बदन से 3 से 4 दिन तक बदबू आती रहती है, चाहे वो जितनी दफ़ा भी नहा ले। इसके अलावा ये आपके बाकी निज़ाम के लिए भी बहुत ही ख़तरनाक है। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब कि मेरी नंद ही मेरे साथ ये सब कर रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या थी, ये जानना अभी बाकी था। मेरे दिमाग में एक प्लान आ चुका था। एक दिन मैंने वो कुल्फ़ी खा ली और मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो उसने फिर से मुझसे बदबू की शिकायत की और कहने लगा कि मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर सो रहा हूँ। लेकिन जब वो अपनी बहन के कमरे की तरफ गया तो 5 मिनट बाद मैं इसके पीछे पीछे चल दी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कमरे की लाइट ऑन थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए तो मुझे उनकी आवाज़ें आईं, यानी वो कुछ बातें कर रहे थे, जबकि मेरी नंद तो पहले से ही सो जाने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसने मुझे 2 घंटे पहले कहा था कि मैं सो रही हूँ। लेकिन इसका मतलब कि वो सोई नहीं थी। मैंने कान लगाकर इनकी आवाज़ें सुनने लगी। तो जो मिलना था मिल तो गया है इससे। अब और क्या चाहिए? घर मिल गया, सवारी मिल गई, नौकरी भी इसने लगा दी। अब इसे जान छुड़वाओ। मेरा तो दिल हर वक्त डरता रहता है। मैं नहीं चाहती कि कहीं तुम इसकी बातों में आ जाओ।
पागल, मुर्गी के अंडे खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते। ये हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा असल में दिमाग खराब हो गया है। तुम इसके हुस्न के जाल में फंस गए हो। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि अमीर बीवी मिल रही है तो दूसरी बीवी से जान छुड़ा लो। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब वो मेरी नंद नहीं थी, मेरे शौहर की बहन नहीं, बल्कि मेरे शौहर की पहली बीवी थी। और वो ये सब मुझसे मेरी दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था। अहमद ने मुझे ही क्यों अस्पताल में टारगेट बनाया? उसने मुझसे हमदर्दी क्यों की? क्या वो अस्पताल में आने वाली हर मरीज़ा के साथ ऐसे ही हमदर्दियाँ करता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो इन दिनों अपनी किस्मत की मारी थी, इसकी बातों में आ गई। उसने अपनी पहली बीवी से वफा निभाई थी। वो एक दिन भी मेरे करीब नहीं आया था। इसीलिए जब भी मैं इसे कोई नई चीज़ लेने के लिए कहती तो पहले वो मर्दों की तरह अना में आ जाता कि नहीं, ये मैं तुमसे चीज़ क्यों लूँ? लेकिन फिर वो चीज़ मुझसे ले लेता था। इसका मतलब दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला तो वो दोनों बहुत ही करीब बैठे हुए थे और एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। मेरे मुंह में जो आया मैं बोलती चली गई कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। वो लोग आगे से ये कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैंने कहा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तो वो एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी के असूल पर उतर आए और कहने लगे कि क्या है, कर लो हमारा जो करना है, मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और तुम जैसी मरीज के साथ दोबारा तीसरी शादी कौन करेगा? एक तो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका, सारा कुछ भी तुमने हमें दे दिया और ये सब हमारा है। इस घर से जाओगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने इन्हें कहा कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि एक बिजनेसमैन की बेटी इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि सारा कुछ तुम्हारे नाम कर देगी? मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ली ज़रूर थी, लेकिन इनकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम नहीं करवाई थी। ये घर भी मेरे नाम पर है और गाड़ी भी मेरे नाम पर है। नौकरी से तो मैं तुम्हें 5 मिनट में निकलवा दूंगी। बाकी जो तोहफे तहाइफ तुम लोगों को मैंने दिए थे वो रख लो और सारी ज़िंदगी इनको बैठ के देखते रहना। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा, बहनों की तरह तुम्हें प्यार किया। तुम इस काबिल नहीं थी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ खेल खेला है, अब तुम लोग पछताओगे। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा अपने घर आ गई। इसके बाद मैंने अपने वालिद साहब को सब कुछ बता दिया। उन्होंने इनसे घर भी ले लिया, गाड़ी भी, और अहमद को नौकरी से भी निकलवा दिया और मेरी इससे तलाक भी करवा दी। फिर वो मुझे तलाक नहीं देता था, कहता था कि मुझे माफ़ कर दे। फिर से मुझे धोखा देना चाहता था, लेकिन अब मैं इसकी बातों में आने वाली नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन सब ने यही कहा था कि तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ना तुमने देखा ना सोचा, शादी कर ली और फिर इनके ऊपर सब कुछ लौटाती रही। मैं अपने घर आ गई हूँ और इस बात को 2 से 3 साल हो गए हैं। मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन 27 साल की उम्र में ही मुझे 2 दफ़ा तलाक हो चुकी है। दुनिया वाले मेरे पीछे बातें करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। मैंने यतीम खाने से 2 बच्चे गोद लिए क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और 2 बच्चों को अब मैं पाल रही हूँ, एक बेटा और एक बेटी। अब मैं सारी ज़िंदगी यही करूँगी और इनकी माँ बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी।